हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री। मतलब एक तरीके से ऐसा है जैसे कि थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ता है। जिसको इमेजिनेशन करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है तो वो ज़्यादा एंजॉय करता है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो लास्ट क्लास थी आपकी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई जो कंपाउंड है उसका हम ये पता लगा सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव से क्या मतलब था कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं। हम कहें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या फिर हम कहें ऑप्टिकल एक्टिव है, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये हमने किससे देखा था? हमने पोलरीमीटर के थ्रू देखा था कि जब हम किसी पीपीए लाइट को पास करते हैं किसी कंपाउंड में से, जिसका भी हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो पीपीए लाइट अगर किसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है तो हम कहते हैं कि किसी भी, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट होती है तो हम कह देते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर वो लाइट रोटेट नहीं होती है तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो वो नहीं कर रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये आप लोगों की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर, सॉलिड के अंदर भी आएगा के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स देखेंगे। तो सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, हमने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं, ये हम पता लगाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को पास करके। लेकिन हमारे पास तो प्लेन पोलराइज लाइट है नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। हम लोगों को देखने में कई बार ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ये तो एक्चुअल में मिरर इमेजेस हैं, लेकिन कई बार ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो देखकर ऐसे लगते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, बट वो एक्चुअल में मिरर इमेजेस नहीं होती हैं, वो सेम ही कंपाउंड होता है। ठीक है ना, तो क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों मिरर इमेजेस जो है वो सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए, तो ही हम उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए ये इमेजिन करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके देखें। वो मॉलिक्यूल देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक तो है पीपीएल लाइट डाल के देख लो अगर, लेकिन हमारे पास पीपीएल लाइट तो है नहीं, तो हमें तो कॉपी में कोई मॉलिक्यूल है उसका पता लगाना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक और रास्ता है थ्योरेटिकल, कि हमको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पता होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल के जो मिरर इमेजेस हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगी। मैंने क्या कहा? अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो हम पढ़ने वाले हैं अगर ये प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो इनएक्टिव होगा, अकायरल होगा। एक वर्ड और आ जाएगा, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो कायरल है। ठीक है ना, तो हम उसको कायरल भी कह देते हैं उस मॉलिक्यूल को। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बता दिया पर्पस कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये बता सके कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या? ये तीन टाइप के हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट तो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर चेक करना होता है कि उसके अंदर सममिति का तल है या नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? सममिति का तल। सेकंड क्या है आपका? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र। किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, उसकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगी। और अगर एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, थर्ड भी एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक या असममित जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है ना। देखिए, थर्ड क्या है? ऑल्टर
अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आज की क्लास में हम ये तीनों ही पढ़ने वाले हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, इसको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह देते हैं। इनको डिनोट भी हम लोग करते हैं एक साइन से, जैसे प्लेन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सेंटर को हम डिनोट करते हैं आई से, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ये हायर क्लासेस के अंदर तो पूरा डिटेल में आता है, हमारे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, सिंपल सा एक अप्लाई करके करना आना चाहिए हमें। ठीक है ना, तो इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग विद एग्जांपल्स। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैं कुछ भी यहाँ पे डेफिनेशन या क्या है वो लिखूं, उससे पहले आप लोगों को उसको समझ लेना चाहिए। समझ लोगे तो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, मीजो टार्ट्रिक एसिड। इसका नाम तो आप लोग याद कर ही लीजिए, क्योंकि इससे आपके दो काम होंगे। एक तो आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एग्जाम्पल है आप लोगों को जो याद रहेगा, दूसरा मीजो टार्ट्रिक एसिड के नाम से आप लोगों को मतलब मीजो कंपाउंड्स के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है ना, तो यह बड़ा काम का है। कुल मिला के बात यह है कि इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या नाम है इसका, मीजो टार्ट्रिक एसिड, मीजो टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है ना, तो मीजो टार्ट्रिक एसिड जो होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा प्लेन लगा के देख सकते हैं, अगर उस प्लेन को हम लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मॉलिक्यूल जो है दो बराबर भागों में बट गया है और दोनों भाग एक दूसरे के ऐसे लगते हैं जैसे मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये एक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके अंदर हम एक प्लेन लगा के देखते हैं। कहीं से भी लग सकता है वो प्लेन, किसी भी एक्सिस के थ्रू लग सकता है, एक्स वाई जेड किसी भी प्लेन एक्सिस के थ्रू लग सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में कहाँ से लग रहा है, कहाँ ऐसा प्लेन लग सकता है जिससे मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए और वो दोनों पार्ट्स ऐसे दिखाई दें जैसे दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करती हूँ इसको, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है और ये मिरर लगा हुआ है जिसकी ये जस्ट क्या है, मिरर इमेज है। ऐसा लग रहा है आप लोगों को। तो अगर ऐसा प्लेन किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सममिति का तल उपस्थित है। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अकायरल होगा, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो जब भी इस तरीके से कोई सिमेट्री एलिमेंट लग जाता है तो 3 पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले आपके माइंड में आ जाएंगे। एक तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, प्रकाशिक असक्रिय होगा। और हम इसी को क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो नहीं करेगा, नॉट शो। ठीक है, फर्स्ट ये, इसी के साथ में इस सेंटेंस को हम बोले, दोनों में से दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों का जो मतलब है वो एक ही है कि ये दोनों की जो मिरर इमेजेस होती हैं वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं। ठीक है ना, अगर आप प्लेन प्रेजेंट है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी, इसकी जो भी कोई मिरर इमेज होगी वो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी। आ रही बात समझ में। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो रही है तो जो भी कोई मॉलिक्यूल होगा उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। ठीक है ना, यही एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होता है, अध्यारोपित हो जाता है। अध्यारोपित हो रहा है इसका मतलब वो प्रकाशिक असक्रिय होगा, प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा और अकायरल होगा। ठीक है ना, अकिरल होगा। तो ये सारी बात हो गई, समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। ठीक है, देखिए ये एक कंपाउंड है आपके सामने, इथीन है। वैसे ये इथीन में ये कि प्लेन हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम ये प्लेन अप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आएंगे, सबसे पहले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, अकायरल है,
क्यों है ये सारी बातें हमने क्यों बोली? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है कि ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, जबकि ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि प्लेन किस तरीके से लगाया जाता है। आप चाहें तो इसमें ऐसा प्लेन भी लगा सकते हैं। ये दो बराबर भाग ऐसे लग रहे हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जो जैसे दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो प्लेन है वो कहीं से भी किसी भी एक्सिस के थ्रू लग सकता है। ठीक है ना। चलिए, अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, अब इससे रिलेटेड एक दो लाइंस लिख लीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए रहेगा, तो बाद में पढ़ सकते हो तो याद रहेगा। ठीक है ना। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है, सममिति तल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है एक क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है ना। जो प्लेन हम अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर हम कोई उसको काट रहे हैं दो भागों में, ऐसा नहीं है। हम केवल इमेजिन करते हैं कि उसके अंदर क्या है, एक ऐसा प्लेन है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक काल्पनिक तल है, इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को, जो अणु को दो बराबर भागों में बांट दे, अणु को दो बराबर भागों में बांट दे जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हो। क्या कहा है मैंने, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजिनरी प्लेन। ठीक है ना। जो प्लेन है वो क्या है, काल्पनिक तल है, इमेजिनरी प्लेन है। वो जब हम अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल ऐसा लगता है दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है और वो दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, जिनमें सममिति का तल उपस्थित होता है, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, वो अपने प्रतिबिंब रूप पर मतलब अपनी जो मिरर इमेज है उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर ये प्लेन जो है अनुपस्थित हो, तल अनुपस्थित हो, तो प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होता, ऐसा अणु किरेल होता है। ठीक है ना। तो क्या कहा है मैंने, समझ में आ गया होगा। दो ही बातें हैं, या तो प्लेन लगेगा तो दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगी। सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, एकाइरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है। ये तीनों बात हो गई। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कायरल होगा। ठीक है ना। और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है। तो ये सारी ऑफ सिमेट्री आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। ठीक है ना। वैसे तो इस पे शॉर्ट नोट आता है, तो शॉर्ट नोट के अंदर क्या है, आप लोगों को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तीनों बतानी है, तीनों में 2-3 लाइन लिखनी है और ये बताना है कि कोई एग्जाम्पल देके उसको समझाना है कि कहाँ पे वो सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई हो रहा है। देखिए, इस बोर्ड के ऊपर लगा के देखिए, यहाँ से भी लग जाएगा एक प्लेन, यहाँ से भी लग जाएगा ये प्लेन। ठीक है ना। तो कैसा लगेगा आपको कि ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर हम एक ऐसा पॉइंट, ऐसा सेंटर देखते हैं जिस सेंटर से अगर हम किसी ग्रुप पर उसको लेके जाते हैं और फिर उस पॉइंट से अपोजिट साइड में भी जाते हैं, तो सेम डिस्टेंस पर अपोजिट साइड जाने पर अगर सेम ग्रुप या सेम एटम मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या कहा मैंने। इस मॉलिक्यूल के सेंटर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का सेंटर ये होगा। ठीक है। अब इस सेंटर में हमें चेक करना है क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो मॉलिक्यूल के सेंटर में मैंने एक डॉट अप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मान लो मैं इस डायरेक्शन में गई जहां पर क्या है, COOH है। अब मुझे इस पॉइंट से जो सेंटर मैंने लगाया है उस सेंटर पे वापस से जाइए और जिस डायरेक्शन में आपने लाइन खींची थी उसी डायरेक्शन के अपोजिट में 180 पर, ठीक है, अपोजिट में आपको जाना है तो आपको क्या मिलेगा, सेम ग्रुप मिलेगा। ठीक है ना। सेम ग्रुप मिलता है अगर, तो हम कहते हैं उसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और देखिए इसके अंदर मान लीजिए मैं इस तरफ गई तो इधर जब जाऊंगी अपोजिट तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे। अगर मैं यहाँ गई तो यहाँ CH3 है और इसके अपोजिट में गई तो क्या है, यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है। अगर मैं यहाँ गई, यहाँ H है और इसके अपोजिट में गई तो क्या है,
यहाँ भी H है। तो क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा सेंटर प्रेजेंट होता है जिस सेंटर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलते हो 180 पर तो आपको सेम ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ऐसा जिसके अपोजिट साइड अगर 180 पे जाते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, सेम ग्रुप्स मिलते हैं सेम डिस्टेंस पर। तो हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर में मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इसके दोनों साइड चलना है। मैं इस तरफ गई और अपोजिट साइड 180 पे गई, तो दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ गई तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ गई तो यहाँ, मतलब सॉरी यहाँ एल्काइल है, यहाँ भी एल्काइल है। तो दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप्स हैं। अगर इस तरीके का कोई सेंटर प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर मैंने अभी कहा था कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वो हम एक और वर्ड यूज करते हैं, ध्रुवण अघूर्णक, ठीक है। क्या कहा मैंने, हिंदी में एक शब्द और यूज किया जाता है, ध्रुवण, पता नहीं रेड से आपको दिखता नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है, विजिबिलिटी सही नहीं है इसकी रेड में। ध्रुवण अघूर्णक, ये वर्ड किसके लिए है, ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए, ठीक है ना। हिंदी में एक और वर्ड है ध्रुवण अघूर्णक, मतलब अघूर्णित है। उसके अंदर अगर हम पीपीएल लाइट डालेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये ध्रुवण अघूर्णक वर्ड भी लिखा हुआ है हिंदी के बुक्स के अंदर। तो क्या कहा मैंने, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो रही है तो हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मॉलिक्यूल अकायरल है, ठीक है ना। ये तीनों सेंटेंसेस आपके बिल्कुल दिमाग में आने चाहिए। उसके अलावा ये सब अगर है तो इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल है ये इसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, मेरा मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल अच्छे से स्टिक कर जाए, ठीक है ना। आपको बिल्कुल दिमाग में ये चीज आनी ही चाहिए तुरंत। अगर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अकायरल होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये देखिए इसके रिलेटेड क्या थ्योरी लिखी है मैंने, यदि अणु में एक ऐसा केंद्र उपस्थित हो, ऐसा केंद्र हो जिसको किसी अन्य परमाणु या समूह से जोड़ने पर बनी हुई रेखा को, जो भी कोई, जैसे इस सेंटर से अगर मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ इस ग्रुप पे, तो रेखा को विपरीत दिशा में किंतु बराबर दूरी तक, मतलब अपोजिट साइड अगर मैं लेके जाती हूँ तो क्या होता है, समान परमाणु या समूह मिले तो वह केंद्र क्या कहलाता है, सममिति का केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और जो मैंने आपको समझाया है वो तो इसी तरीके से समझाया है कि दोनों लैंग्वेज वाला बच्चा समझ सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद में नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एकांतरित सममिति अक्ष, ठीक है। एक तो होता है सममिति के अक्ष। सममिति के अक्ष क्या होता है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं एक छोटा सा एग्जांपल देके। जैसे ये है BF3, क्या समझा रही हूं मैं आपको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता रही हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करती हूँ, ठीक है, मैं इस मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के थ्रू अगर रोटेट करती हूँ और रोटेट करने के बाद किसी एंगल पर, अभी वो एंगल तो पता चलेगा, किसी एंगल पर अगर मैं रोटेट करती हूँ इसको, तो इसके जैसा ही मुझे मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो कितनी बार मैं रोटेट करूं कि मुझे फिर से यही मॉलिक्यूल मिल जाए। देखो मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, F1, F2, F3, ठीक है। मैं अगर इसको एक बार और रोटेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये B, F3, F1, F2, ठीक है, मुझे ये मिला। अब अगर मैं इसको एक बार और रोटेट कर दूं तो क्या मिल गया मुझे, वही मिल गया, सही ही बनाया, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करती हूं तो मुझे यही मिल जाता है, ठीक है। अगर मैंने इसको रोटेट किया किसी एंगल पे तो मुझे ये वाला मॉलिक्यूल मिला जो कि इसके जैसा ही है, केवल मैंने ये नंबरिंग तो हमारे सहूलियत के लिए करी है, लेकिन ये है तो दोनों BF3, सारे फ्लोरीन सेम ही है। एक बार और रोटेट किया, फिर एक बार और किया, मतलब 1 2 3
3 टाइम्स अगर मैंने इसको रोटेट किया तब जाकर मुझे यही मिल गया, ठीक है ना। तो किसी एंगल को निकालने का, किस एंगल से हम इसको रोटेट करें उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं 360 डिग्री बाई N। यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, कितनी बार हमने उसको रोटेट किया कि हमें वही मॉलिक्यूल मिल गया। तो N की वैल्यू यहाँ पे है 360 डिग्री अपॉन 3, तो क्या आएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका 120 डिग्री। तो 120 डिग्री से हमने इसको 3 बार रोटेट किया है तो हमें वही मॉलिक्यूल मिल गया। तो किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करना क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी नहीं है, हमारी क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर आप लोग बुक्स पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया हुआ है, तो मैंने इसलिए आपको इसको बताया है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होंगे। एक तो पहले हम इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे, मतलब किसी एक्सिस के थ्रू किसी एंगल पे हम इसको रोटेट करेंगे। उसके बाद हम जो भी रोटेशन के बाद जो भी मॉलिक्यूल हमें मिलेगा, हम उस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या लगाएंगे, प्लेन लगाएंगे, ठीक है। मैंने जो भी कहा है वो अभी हो सकता है शायद ऊपर से चला गया है, मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए क्या है। ये एक मॉलिक्यूल है आपके सामने, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या वो अप्लाई करके देखोगे कि अप्लाई हो रहा है क्या। चलो देखो एक बार, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है इसके ऊपर। क्या मैं यहां से सब प्लेन लगा सकती हूँ? नहीं। क्या मैं यहां से लगा सकती हूँ? नहीं। ये दोनों प्लेन तो नहीं लग रहे हैं। एक प्लेन इसमें लगेगा, लेकिन अभी रहने दीजिए उसको, इस तरीके से लग जाता है प्लेन, लेकिन अभी हम नहीं अप्लाई कर रहे। अभी जो मैंने आपको सिंपल बताया है कि ऐसा और ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो ये तो जस्ट ऐसे ही है कि हमारे अभी तक जो हमने पढ़ा है जरा देखिए तो इसे अप्लाई करके कि थोड़ा बहुत हम सीखे हैं क्या। तो ऐसा प्लेन भी नहीं लग रहा, ऐसा भी प्लेन नहीं लग रहा, ठीक है। अब सेंटर देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटर लगाऊं तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाऊंगी और इधर जाऊंगी तो दोनों तरफ सेम है। हाँ भाई बिल्कुल सही है। इधर जाऊंगी और इधर जाऊंगी तो दोनों सेम है, बिल्कुल सही, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के क्या बारे में, ठीक है। देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, अब हमें इसे क्या करना है, एक एंगल पे रोटेट करना है, घुमाना है, ठीक है ना। अगर हम एक एंगल, मान लो मैं यहां से इसको रोटेट करती हूँ, इस तरीके से मैंने ये एक्सिस लगाई है। कैसे लगाई है, जैसे कि आपके सामने ये एक मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे है, इसके ऊपर मैंने कैसे लगाई है एक्सिस, ऐसे। जब मैं ऐसे एक्सिस लगाऊंगी तो ये ऐसे ही रोटेट होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक्सिस लगाऊंगी तो ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है ना। एक्सिस जैसे हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूल रोटेट करता है। अगर मैं यहां से एक्सिस लगाऊंगी तो ये ऐसे रोटेट करेगा। आ रही बात समझ में? अगर आप बात समझ में आई कि एक्सिस कैसे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे जो मैंने एक्सिस लगाई है वो कैसे लगाई है, ऐसे ऊपर से लगाई है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ नीचे से लगाई है। तो मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से बता दिया है इस तरीके से। तो ये मॉलिक्यूल कैसे रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा, ऐसे, ठीक है ना। तो जो ये कैप वाला साइड है किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ओके। देखिए ये कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पे जब मैं इसको रोटेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, आप लोगों को बताना है। ये मॉलिक्यूल इस तरफ जाएंगे, सारे के सारे ग्रुप्स, CH3 इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, ये घूम के इस तरफ चला जाएगा। तो देखिए CH3, ये हाइड्रोजन, ये जब घूम के गया तो CH3 यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। बात समझ में आई कि मॉलिक्यूल जो था ऐसे था, ये ऐसे घूमा है, ठीक है ना। तो जो ये ग्रुप्स थे, ये वाले ये इधर आ जाएंगे, ये वाले इस तरफ आ जाएंगे। तो ये एंगल से मैंने इसको एक एंगल पे रोटेट किया, और वो एंगल कितना है, 180 डिग्री से मैंने इसको रोटेट किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस एक्सिस से हमने इसको रोटेट किया था उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको क्या लगाना है, प्लेन लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये मॉलिक्यूल था, हमने इस एक्सिस पे के थ्रू इसको रोटेट किया था। ये एक्सिस थी जिसमें हमने इसको ऐसे रोटेट किया है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, ये वाला प्लेन हो सकता है, मतलब ये एक्सिस है। तो अब जो प्लेन हम अप्लाई करेंगे वो कैसा होगा, ऐसा। तो 90 डिग्री हो गया ना, वो 90 डिग्री पे ही हम इसको क्या करना है, परपेंडिकुलरली इसमें प्लेन लगाना है। तो ये तो एक्सिस हो गई, इसके परपेंडिकुलर हमें क्या लगाना है, प्लेन लगाना है। तो ये मैंने प्लेन लगा दिया। जब मैं इसका प्लेन लगाऊंगी तो कैसी मिरर इमेज बनेगी, यहाँ पे ये हाइड्रोजन,
ये CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। आ रही बात समझ में? तो ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को आप कंपेयर करके देखिए, दोनों सेम है ना? आ रही बात समझ? दोनों बिल्कुल सेम है। तो क्या समझ में आया आपको? ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? पहले तो किसी एंगल पे हम इसको रोटेट करते हैं किसी एक्सिस के थ्रू। जिस एक्सिस के थ्रू हमने इसको रोटेट किया है उस एक्सिस के परपेंडिकुलरली लंबवत हमें क्या लगाना है? एक प्लेन अप्लाई करना है। वो प्लेन जब हम लगाते हैं तो जो मॉलिक्यूल हमें मिलता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग मटेरियल के जैसा होता है, स्टार्टिंग कंपाउंड के जैसा होता है। ठीक है ना? तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं इसमें ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है ना? समझ में आ गया? वह अक्ष जिस पर अणु को एक निश्चित कोण पर घुमाने पर प्राप्त संरचना, जो भी प्राप्त संरचना है, कौन सी? ये वाली, का इस अक्ष के लंबवत, जो भी अक्ष के परपेंडिकुलर, मतलब जो भी कोई एक्सिस थी जिसके थ्रू हमने उसे रोटेट किया था उसकी लंबवत मतलब परपेंडिकुलरली हमें क्या लगाना है? प्लेन लगाना है। तो समझ तो आ गया ना आप लोगों को? एक्सिस तो थी ऐसे, ये थी एक्सिस, और प्लेन लगाया है ऐसे। ठीक है ना? ये देखिए प्लेन ऐसे ही है परपेंडिकुलरली। तो हमने क्या कहा? इसमें क्या प्रेजेंट है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है? तो ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना? तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्या? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्यों पढ़ा है हमने? क्योंकि इसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं वो तीनों ही एब्सेंट होते हैं। अगर तीनों ही एब्सेंट हैं तो मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है, कायरल है। ठीक है ना? अगर ये कहा है हमने, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट जो लाइन थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए वो यही थी कि वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है। ठीक है? उसके अलावा अगर इनमें से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, एकाइरल है। ओके? अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। तो ये सारा का सारा आपका तीनों सिमेट्री एलिमेंट मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाया है आपको, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा या बुरा जो भी है आप लोगों का फीडबैक, अगर आप लोग फीडबैक देंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है? तो कमेंट जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को, जो भी कोई यहाँ जहाँ भी आप लोग हैं तो वहाँ के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करिएगा ताकि सब बच्चे इसको पढ़ सके। ओके? थैंक यू।